चुका हूँ और अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार। देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि वंशागति का मीन्स क्या होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति कहलाता है। क्लियर? आपको याद है कि मेंडल ने एक जानकारी बताई थी कि हमें जो लक्षण होते हैं, बच्चों में जो लक्षण होते हैं वो उनके पेरेंट्स से आते हैं। मीन्स इसलिए हम अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं। क्लियर? आप जानते हैं कि हाथी से हाथी होता है, गाय से गाय होती है, चिड़िया से चिड़िया होती है, आम के पेड़ से आम के बीज से आम का पेड़ निकलता है, पीपल के बीज से पीपल का पेड़ निकलेगा। ऐसा ही क्यों होता है? क्या ऐसा कौन सा वो मटेरियल है जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जा रहा है? तो उस टाइम पे पता नहीं था। मेंडल ने ऐसा बोला था कि हमारे अंदर लक्षण पास होते हैं, हम अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, और लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि कुछ कौन है वो ये कहते थे कि हमारे अंदर कुछ कारक होते हैं। मेंडल याद रखना कि कारक वर्ड यूज करते थे जीन के लिए, है ना। उन्होंने जीन वर्ड यूज नहीं किया। तो वो ये कहते थे कि देयर आर सम फैक्टर्स दे आर रिस्पांसिबल फॉर दिस ट्रांसमिशन। वो ये कहते थे कि कुछ कारक हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। बट बाद में पता चला कि वो कौन है, वो कारक किस चीज के बने हैं। वो डीएनए से बने होते हैं, वो आरएनए से बने होते हैं, प्रोटीन के होते हैं या फैट के बने होते हैं। तो आज हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो डीएनए है। अधिकांश जीवों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? डीएनए। लेकिन कुछ वायरस है, देयर आर फ्यू वायरस दे हैव द जेनेटिक मटेरियल एज अ आरएनए। कुछ ऐसे वायरस हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। आप ऑलरेडी एग्जांपल जानते हैं, एचआईवी के बारे में आप जानते हैं, टीएमडी के बारे में जानते हैं, याद है? तो आपने देखा था कि अधिकांश जीवों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। आपको ये भी मालूम है कि आरएनए के दूसरे फंक्शन है ना। मुख्य काम आरएनए का होता है मैसेंजर। ये सूचना वाहक के समान काम करता है, ये अनुकूलक अणु के समान काम करता है। याद है आपको? अडैप्टर मॉलिक्यूल्स इसको कह रहे थे अपन, अनुकूलक अणु। ये संरचनात्मक के समान काम करता है, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स है क्योंकि राइबोसोम को बनाता है आरआरएनए, याद है? और क्या आपने देखा था, एक कैटलिस्ट के समान भी काम करता है। तो ये फंक्शंस थे किसके? आरएनए के। इसके बाद हमने देखा था कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ना, डीएनए आरएनए को अपन न्यूक्लिक अम्ल कह रहे हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं, आप जानते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। क्लियर? तो आपने ये देखा था कि पेंटोज शुगर कह रहे हैं इसको, यानी कि इसमें 5 कार्बन होते हैं। डीएनए के अंदर, इन द केस ऑफ डीएनए हैविंग द डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर और आरएनए में राइबोस शुगर। मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था। आप जानते हैं कि जो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर में जो कार्बन नंबर फर्स्ट होता है, कार्बन नंबर फर्स्ट पर आप जानते हैं कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं। किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे बोलो? नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे। और मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि जो डीएनए होता है उसके अंदर जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, वो डीऑक्सीराइबोस शुगर को डीऑक्सीराइबोस शुगर क्यों कह रहे थे? क्योंकि इसकी कार्बन नंबर सेकंड पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कमी होती है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप जानते हैं रिएक्टिव ग्रुप होता है। क्लियर? इसलिए डीएनए में कमी है, यानी कि डीएनए जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है और मोर स्टेबल होता है। डीएनए कम क्रियाशील होता है और अधिक स्थायी होता है, जबकि आरएनए के अंदर एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है कार्बन नंबर सेकंड पर। इसलिए आरएनए ज्यादा क्रियाशील है और कम स्थायी है। क्लियर? हाँ, हमने बात की थी कि जब जो डीऑक्सीराइबोस शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट पर नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू नाइट्रोजन बेस जुड़ जाएगा, तो अब इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। क्लियर? और इसके कार्बन नंबर फिफ्थ पर फॉस्फेट जुड़ेगा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड के थ्रू, तो ये बन जाएगा क्या? न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन चुका है। न्यूक्लियोसाइड में याद रखना फॉस्फेट नहीं होता, और जब इसमें फॉस्फेट जोड़ देंगे फिफ्थ कार्बन पर न्यूक्लियोसाइड में, तो ये फॉस्फेट बन जाता है। दो न्यूक्लियोटाइड, हाँ, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसके फिफ्थ एंड पर, इसके 5वें कार्बन पर फॉस्फेट फ्री रहता है, स्वतंत्र रहता है, और थर्ड एंड पर हाइड्रोक्सिल समूह फ्री रहता है। इस तरह से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे और एक बड़ी श्रृंखला बन जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहेंगे। तो एक श्रृंखला बन चुकी है, बट हम जानते हैं कि डीएनए के अंदर 2 श्रृंखला होती है, और इस साइड जो अपन दूसरी श्रृंखला बनाएंगे, इसके जो बेस होते हैं वो अपोजिट में होंगे। क्लियर? ताकि इनके जो
नाइट्रोजन बेस हैं वो पास पास में आ सके। क्लियर? तो एंटी पैरेलल होते हैं, आप जानते हैं प्रति समांतर होते हैं। इट मींस इस श्रृंखला जो प्रारंभ हुई है वो 5' से प्रारंभ हुई है तो ये 3rd पे खत्म होगी, और इसके जस्ट सामने वाले अपोजिट 3rd एंड से स्टार्ट होती है तो 5th एंड पे 3 होती है। याद रखना 5th एंड में आपको फॉस्फेट मिलता है स्वतंत्र, और 3rd पे आपको हाइड्रोक्सिल मिलता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आप जानते थे कि जो नाइट्रोजन बेस होते थे वो 2 टाइप के होते थे, प्यूरिन और pyrimidine। प्यूरिन में 2 आते थे, एडेनिन और गुआनिन, और pyrimidine में 3 आते थे, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। यूरेसिल केवल आरएनए में होता है, यूरेसिल डीएनए के अंदर नहीं होता है। क्लियर? डीएनए में थायमिन होता है। क्लियर? इसके बाद हमने देखा था कि जो डीएनए होता है उसकी लंबाई का पता हम न्यूक्लियोटाइड की संख्या के आधार पर करते हैं। आपको याद है कि हमारे आवृत डीएनए के अंदर, मनुष्य के आवृत डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 3.3 into 10⁹ और द्विगुणित के अंदर 6.6 into 10⁹ इक्वलाई के अंदर 4.6 बेस पेयर होती है। ठीक है, बेस पेयर। ओके, इसके बाद हमने बात की थी कि डीएनए की खोज। तो सर्वप्रथम डीएनए की खोज आप जानते हैं 1869 में किसने की थी? फ्रेडरिक मेशर। फ्रेडरिक मेशर ने 1869 में, आप जानते हैं 1869 में जो पस सेल होती है मवाद कोशिका, उससे डीएनए को खोजा और उसको न्यूक्लियन नाम दिया। क्लियर? हालांकि इसके बाद एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, एक्सरे निवर्तन आंकड़ा किसने दिया था? याद है आपको? मॉरिस जेंकिंस, रॉजलिंड फ्रैंकलिन ने दिया था। इसके आधार पर सन 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। हालांकि इसमें जो बेस होते हैं वो कैसे जुड़ते हैं, इसका नियम जो आप जानते हैं, जो चार्गाफ ने दिया था, इरविन चार्गाफ ने दिया था, और ये कहते थे प्यूरिन और pyrimidine का अनुपात क्या होता है? संख्या में बराबर होते हैं, और संख्या में क्या होता है? अनुपात 1 होता है। क्लियर? तो जितने प्यूरिन होते हैं उतने कौन होते हैं? pyrimidines होते हैं। ये कौन कहते थे? इरविन चार्गाफ कहते थे। इसके आधार पर ही फाइनली 1953 में डीएनए की संरचना को एक्सप्लेन करने के लिए कि डीएनए दिखता कैसा है उसको समझाने के लिए, आप जानते हैं जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिक्स यानी कि द्विकुंडलित मॉडल दिया था। मैंने आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है और बताया है। आप जानते हैं डबल हेलिक्स की जो डीएनए की जो विड्थ होती थी वो 20 एंगस्ट्रॉम होती थी। एक कुंडल की लेंथ होती थी वो 34 एंगस्ट्रॉम होती थी। एक कुंडल के अंदर आप जानते हैं कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। ओके, इसके बाद हमने बात की थी कि दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 3.4 और विड्थ थी 20 एंगस्ट्रॉम। याद रखना, एडेनिन किससे पेयरिंग करेगा? एडेनिन थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड गुआनिन पेयरिंग के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो हमने ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो देखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हमने बात की थी आप जानते हैं कि डीएनए क्यों ज्यादा स्थायी, मैंने आपको ऑलरेडी कारण बता दिया। एक तो ये द्विकुंडलित होता है, डबल हेलिक्स होता है। सेकंड, आप जानते हैं कि इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कमी होती है। ओके, हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा आपको याद है ना? सेंट्रल डॉगमा इसको हिंदी में अपन कहते थे मूल सिद्धांत। आप जानते हैं कि फ्रांसिस क्रिक ने ही हमारे अंदर सूचनाओं का प्रवाह किस तरह से होता है उसको समझाने के लिए मॉडल दिया था। बात नहीं, इधर सुनिए, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? इसको मूल सिद्धांत कह रहे हैं। और आप जानते हैं कि सूचना किस तरह से प्रभाव होती है। हम जानते हैं कि हमारे अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है, उसके अंदर डीएनए होता है ना, राइबोसोम होता है बाहर कोशिकाद्रम में। तो वहां तक सूचना कैसे पहुंचेगी? तो इन्होंने बताया था सूचना का, चलो ठीक है, समझ में आ गया कि डीएनए होता है, कैसा होता है, संरचना समझ में आ गई। अब ये डीएनए काम कैसे कर रहा है, इसमें सूचना का प्रवाह कैसे हो रहा है, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने मूल सिद्धांत दिया। मूल सिद्धांत ये कहता है कि डीएनए जो सूचना का प्रवाह डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की तरफ होता है। हम जानते हैं डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को प्रतिकृति कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं, याद है आपको। और डीएनए का द्विगुणन या रेप्लिकेशन हम जानते हैं कोशिका चक्र की एस अवस्था में होता है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन अनुवादन कहलाता है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें उल्टा होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया आपको? तो ये हमने डिस्कस किया था किसके बारे में? सेंट्रल डॉगमा। इसका डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमने बात की थी डीएनए पैकेजिंग। आपको याद है कि डीएनए पैकेजिंग पैक करने की नीड क्या थी? तो हम जानते हैं कि हमारे अंदर 6.6 into 10 to the base pair है, 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर है। इतनी बड़ी संख्या में बेस पेयर है, और इसकी प्रत्येक बेस पेयर की जो डिस्टेंस थी वो आप जानते हैं 3.4। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने देखा इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.2 मीटर।
मीन्स ये हुआ कि हमारे अंदर एक हमारी बॉडी के अंदर सेल होती है और आप जानते हैं हम सब सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो जो सेल यानी कि कोशिका है, कोशिका के अंदर छोटा सा केंद्रक है। मतलब ये हुआ कि हमको कोशिका दिखाई नहीं देती, उसके अंदर केंद्रक है और केंद्रक के अंदर इतना लंबा डीएनए कैसे आ गया होगा। तो ये ऐसे ही आ जाता है जैसे हम जो पतंग उड़ाते हैं तो जो धागा होता है वो धागा बहुत लंबा होता है, लेकिन हम उसको एक छोटे से पैकेट में पैक करके रख सकते हैं। तो वैसे ही हमारे अंदर डीएनए आ चुका होता है, मींस हमको इसको पैक करने की जरूरत है, इसलिए हमको पैकेजिंग की नीड है। पैकेजिंग के लिए आप जानते हैं कि हमको कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन की नीड होती है, जिनको अपन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। हिस्टोन के आप जानते हैं 8 अणु होते हैं, H2A, H2B, H3, H4। क्लियर? इसको हिस्टोन अष्टक कह रहे थे, हिस्टोन ऑक्टामर। और इस पर आप जानते हैं धनावेश होता था, पॉजिटिव चार्ज होता था, और वो किसके कारण होता था? लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड के कारण होता था। और आप जानते हैं इस पर ऋण आवेश वाले डीएनए को लपेट दिया जाता है, तब एक क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसोम। क्लियर? आप जानते हैं डीएनए पर ऋण आवेश फॉस्फेट के कारण होता है। ये संरचना जो बन चुकी है इसको हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं। क्लियर? आप जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होते थे, जीवाणु होते थे, उनका डीएनए भी इस तरह से फैला हुआ रहता है, इस तरह से हमारी तरह पैक्ड नहीं रहता, यूकेरियोटिक की तरह पैक्ड नहीं रहता। उसको हम क्या कह रहे थे? न्यूक्लियोइड कह रहे थे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के यानी कि जीवाणु कोशिकाओं के डीएनए को हम न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। अब आप जानते हैं कि न्यूक्लियोसोम बन चुका है और इसमें एक H1 हिस्टोन होता है, वो लिंकर डीएनए का काम करता है, जोड़ता है दोनों एंड्स को। और इस तरह से न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम में आप जानते हैं 200 बेस पेयर वाला डीएनए लगा होता है। न्यूक्लियोसोम आपस में मिलकर के क्रोमेटिन बनाता है, कंडेंस हो जाता है क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन मिलकर के क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। आपको डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोसोम जो दिखाई देते हैं वो माला पर लगे हुए बीड के समान दिखाई देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? तो ये आपने देखा। इसके बाद हमने बात की थी कि क्रोमेटिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। क्लियर? यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन कैसे होते हैं? डीबी बने रहते हैं, है ना, और अनुलेखन की दृष्टि से सक्रिय होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन कैसे होते हैं? टाइटली होते हैं और ये अनुलेखन की दृष्टि से कम सक्रिय होते हैं। एलएससी कह रहे थे, आप जानते हैं एलएससी क्या कह रहे हैं? सॉरी, एनएससी कह रहे हैं, एनएचसी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ओके, तो एक कुछ एनएचसी की भी जरूरत पड़ती है, हिस्टोन के साथ साथ हमको नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है इसको पैक करने के लिए। क्लियर? जहां तक बातें हो गई थी। इसके बाद में हमने बात की थी कि सर्चिंग फॉर जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ की खोज। याद है की टॉपिक था? आनुवंशिक पदार्थ की खोज। तो आप जानते हैं सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यानी कि रूपांतरित सिद्धांत जो दिया था वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। कब दिया था? 1928, है ना। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई। अब सुनिए इधर, मैंने आपको ये बताया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दो प्रकार के बैक्टीरिया लिए, एक लिया था एस थर्ड और एक लिया आर सेकंड, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया लिए, और इन्होंने माउस पर एक्सपेरिमेंट किया, माइस पर एक्सपेरिमेंट किया। अब इन्होंने क्या देखा, जो एस थर्ड वाला था वो वायरुलेंट था, मींस डिसीज कॉजिंग था, और जो आर सेकंड था वो नॉन वायरुलेंट था, डिसीज नहीं करता था, उस पर रफ जो पॉलीपेप्टाइड जो उसकी कवरिंग थी वो नहीं थी, यानी कि ये नॉन अपन कह सकते हैं डिसीज नहीं कर सकता था, है ना, नॉन वायरुलेंट था। अब इन्होंने क्या देखा कि जब एस थर्ड को जो वायरुलेंट था, डिसीज कर सकता था, उसको माउस के अंदर, माइस के अंदर एंटर कराया तो इन्होंने देखा कि वो डिसीज हो जाता है, उसको निमोनिया हो जाता है और वो मर जाता है। आर सेकंड को एंटर कराया तो डिसीज नहीं होती है। जब हीट किल्ड एस थर्ड को, जो एस थर्ड था उसको हीट किल्ड कर दिया, उसके बाद उसको एंटर कराया तो वो अलाइव रहता है, जीवित रहता है। और इन दोनों को एंटर कराया, हीट किल्ड एस थर्ड प्लस अलाइव आर सेकंड को एंटर कराया तो चूहा इस बार मर जाता है। तो इन्होंने देखा और मरे हुए चूहे से इनको क्या मिले, इनको अलाइव एस थर्ड मिले। तो ये सरप्राइज हुई भाई कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो मर गया है वो कैसे जीवित हो सकता है। तो इन्होंने बताया कुछ तो हुआ है ना, कुछ तो हुआ है। तो इन्होंने आइडिया लगाया कि देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आनुवंशिक पदार्थ जा रहा है ना। तो इन्होंने देखा कि ऐसा क्या है, तो इन्होंने बताया कि जो मृत एस थर्ड है ना, उससे कुछ ना कुछ आर सेकंड ने लिया है, और जिससे आर सेकंड ने लेकर के अपना रूप बदल लिया, ट्रांसफॉर्म हो चुका है वो। मतलब आर सेकंड नहीं रहा, आर सेकंड एस थर्ड में कन्वर्ट हो गया है। बट कौन है वो डीएनए लिया है कि आरएनए लिया है कि प्रोटीन लिया है, ये चीज अभी क्लियर नहीं थी। मतलब इसका बायोकेमिकल नेचर जो ग्रिफिथ थे वो नहीं बता सके। इसके बाद आप जानते हैं इनके 3 स्टूडेंट्स थे, एवरी मैकलॉर्ड मैकॉर्डे,
इन्होंने इसका बायोकेमिकल नेचर बताया। इन्होंने 3 प्रकार के एंजाइम्स लिए, डीएनएस, आरएनएस और प्रोटीन, और एक एक से इन एंजाइम को ऐड किया और इनको गला करके देखा। आरएनएस को मिलाया तो ट्रांसफॉर्मिंग हो रही थी, प्रोटीन्स को मिलाया था तब भी हो रही थी। इसका मतलब आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है। यदि होता तो गल जाता वो, लेकिन जैसे ही डीएनएस को मिलाया तो ट्रांसफॉर्मिंग होना बंद हो जाता है। और इन्होंने कंक्लूजन बता दिए कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, वो आरएनए नहीं है, प्रोटीन नहीं है। क्लियर? यहां तक बात की। इसके बाद आप जानते हैं कि फाइनली जो हम जानते हैं कि अनइक्वाइवोकल प्रूफ हो, यानी कि सुस्पष्ट प्रमाण, आपकी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि सुस्पष्ट प्रमाण अनइक्वाइवोकल प्रूफ किसके एक्सपेरिमेंट से आया? अल्फ्रेड हर्शल मार्था चेस। कब आया था? किस समय? 1952। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नीट में कई बार आ चुका है ना, आपके स्कूल में भी आ चुका है कि किसके प्रयोग से सुस्पष्ट प्रमाण आए कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है। और इसके बाद आगे एक्सपेरिमेंट होना ही बंद हो गए थे। तो आप जानते हैं अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस, इन्होंने एक बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट किया है ना, जीवाणु भोजी पर एक्सपेरिमेंट किया। आप जानते हैं जीवाणु भोजी ऐसे विषाणु जो जीवाणु को खाते हैं उनको जीवाणु भोजी कहते थे, याद है? इन्होंने सल्फर लिया S32 और फॉस्फेट कितना S कितना था S35, सल्फर 35 और P32, इसको रेडियोएक्टिव किया था। और इन्होंने बताया था कि अंदर केवल कौन जा रहा है? डीएनए एंटर कर रहा है ना। तो इन्होंने देखा था कि जो जीवाणु भोजी होता है, देखो आज हम जानते हैं कि जीवाणु भोजी का जो डीएनए होता है वो अंदर चला जाता है बैक्टीरिया के अंदर, और उसका प्रोटीन कोड कहाँ रह जाता है? बाहर रह जाता है। तो इन्होंने इसके आधार पर बता दिया था कि जो प्रोटीन होती है वो बाहर रह जाती है और अंदर केवल और केवल डीएनए ही एंटर कर रहा है, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, प्रोटीन नहीं है। तो इसने उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने, इन्होंने प्रोटीन और डीएनए के बीच में डिफरेंस किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इन्होंने, अभी लोग मान रहे थे कि प्रोटीन है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्रोटीन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटीन के अंदर क्या मिलता है? प्रोटीन के अंदर मिलता है सल्फर और डीएनए के अंदर मिलता है फॉस्फेट। तो इस सल्फर था वो बाहर रह रहा है। क्लियर? तो इन्होंने स्पष्ट बता दिया कि आनुवंशिक पदार्थ कौन है? डीएनए, प्रोटीन भी नहीं है। यहां तक बात क्लियर हो गई थी। इसके बाद हमने बात की थी डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, आप जानते हैं फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन था? आरएनए। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद हमने बात की थी कि प्रतिकृति। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रतिकृति कहते हैं। आप जानते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक साथ नहीं खुलते, उसका कारण भी हम जानते हैं, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन एक महंगी प्रक्रिया है, इसके लिए आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एक साथ आप काम चालू करेंगे तो बहुत ऊर्जा लगेगी। सेकंड बात ये थी कि इतना स्पेस भी नहीं था न्यूक्लियस के अंदर कि इतने लंबे डीएनए को हम कहां फैला के डालेंगे। 2.2 मीटर का लंबा डीएनए हमारी हाइट से भी ज्यादा होता है। क्लियर? तो इसको क्या करें? ठीक है, तो पूरा एक साथ नहीं खोल सकते क्योंकि एनर्जेटिकली ये बहुत एक्सपेंसिव है, महंगा है ना। मैंने आपको बताया था डीएनए जिस जगह से खुलता है उसको अपन जिस जगह से प्रतिकृति बनाना स्टार्ट करता है उसको अपन क्या कह रहे थे? ऑरिफेंट कह रहे थे, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कह रहे थे। इसके बाद हमने बात की थी कि डीएनए जो खुलता है वो एक बाइसेप्टिक स्ट्रक्चर में खुलता है, इसको रेप्लिकेशन फॉर्क कह रहे थे, प्रतिकृति दुशाक कह रहे थे। याद है ना आपको? हाँ। इसके बाद हमने बात की थी इतना क्लियर हो गया, इसकी मैकेनिज्म जानी थी। हमको याद है हमने बहुत सारे एंजाइम्स बताए थे आपको। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, हे गणेश, प्राइमरी पुलिस ला, हेलिकेज, गायरेज, आरएनए प्राइमर, याद है? डीएनए पॉलीमरेज, है ना, लाइगेज। हाँ, मेन एंजाइम जो डीएनए से डीएनए बनाने के लिए वो डीएनए पॉलीमरेज होता है। लाइगेज क्या करेगा? लाइगेज तो डीएनए खंडों को जोड़ेगा। क्लियर? आपने देखा था कि जो डीएनए इस तरह से बाइसेप में ओपन हो जाता है, प्रतिकृति के फॉर्म में ओपन हो जाता है, और इसका जो लीडिंग स्ट्रैंड था, याद है? लीडिंग की दिशा क्या थी? 3 to 5 कह रहे थे, लीडिंग की दिशा थी, और लैगिंग की क्या थी? 5 to 3। जो लीडिंग था उस पर लगातार डीएनए बनता है, कंटीन्यूअस बनता है। यहाँ पे आरएनए प्राइमर आएगा सबसे पहले और फिर डीएनए पॉलीमरेज को गाइड करेगा वो, है ना। आरएनए प्राइमर ही डीएनए पॉलीमरेज को गाइड करेगा कि आपको इस तरह से दिशा में काम करना है, इसको दिशा सही मिलेगी। नया डीएनए जो बनता है वो हमेशा 5 to 3 में बनता है। दिमाग में सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नया किस दिशा में बनता है? 5 to 3। तो 5 to 3 में बनेगा, लगातार बनेगा, कंटीन्यूअस बन रहा है। और इसके जस्ट अपोजिट आप जानते हैं लैगिंग जो होता है उसकी डायरेक्शन 5 to 3 थी ऑलरेडी, तो इसको सही से दिशा नहीं मिलेगी तो ऊपर से बनता आएगा वो, है ना। हालांकि बनेगा, ओवरऑल डायरेक्शन उसकी 5 to 3 हो जाएगी। और खंडों में बन रहा है, उन खंडों को हम ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट्स कह रहे थे।
और जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ दिया जाएगा किससे, लैंगिज। मैंने आपको लीडिंग लैंगिज में डिफरेंस पढ़ाया था। लीडिंग की डायरेक्शन आप जानते हैं कितनी थी भाई, 5 to 3 सॉरी 3 to 5 की लीडिंग की, और इसकी क्या थी 5 to 3। इस पर एक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है, इसमें एक से अधिक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। लैंगिज की आवश्यकता नहीं है, लैंगिज की आवश्यकता होती है, एक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता है, इसमें एक से अधिक आरएनए प्राइमर, इसमें लगातार, इसमें खंड। ओके, तो यहाँ तक बात कंप्लीट। तो ये था डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसके प्रायोगिक प्रमाण आप जानते हैं, मैथ्यू मैथसन और फ्रैंकलिन स्टाल ने ई कोलाई पर प्रयोग किए थे। आपको याद है ना, इन्होंने बताया था कि जो ई कोलाई होता है वो 20 मिनट्स में रेप्लिकेट कर लेता है, 20 मिनट में पूरी सेल उसकी डिवाइड कर लेती है, डीएनए उसका 18 मिनट में डिवाइड करता है। तो इन्होंने बताया था कि इस तरह से इन्होंने हैवी जो डीएनए लिया था, इसको अपन N15 कह रहे थे, N14 कह रहे थे। तो किस तरह से हम जानते हैं एक ओल्ड रहता है और नया बनता है, यानी कि आप जानते हैं डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड विधि द्वारा होता है, अर्धसंरक्षी विधि द्वारा। अर्धसंरक्षी विधि का मींस ये है कि आधा डीएनए कैसा रहेगा, पेरेंटल रहेगा, पैतृक रहेगा, और आधा उसके सामने नया बन जाएगा। इसको अर्धसंरक्षी विधि कह रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। क्लियर। और आप जानते हैं प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था बिसिया फावा ने, ओके सॉरी टेलर ने, ओके हाँ, बिसिया फावा प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किसने, टेलर ने किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक हमने बात की थी। तो ये तो हो गया रेप्लिकेशन। इसके बाद आप जानते हैं क्या, रेप्लिकेशन हो गया बोलो, हाँ। अब बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, है ना। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि डीएनए ही बॉस है भाई, डीएनए को बॉस करें। डीएनए अब कोई भी प्रोटीन बनना है, कोई भी केमिकल बनना है, तो वो खुद नहीं जाता है, वो आरएनए को भेजता है। आरएनए एक्ट एज अ मैसेंजर और एक सेक्रेटरी के समान काम कर रहा है, मैसेंजर के समान काम कर रहा है। और हम जानते हैं कि कैसे बनता है डीएनए से आरएनए, और इस बनने की प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं बोलो, ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं। ओके, ट्रांसक्रिप्शन मीन अनुलेखन। सुनिए, तो आपने देखा इसको अनुलेखन कह रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन कह रहे थे। अब हमने बात की थी भाई ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अनुलेखन इकाई, डायग्राम आपको बुक्स में दिया, पढ़ाया था हमने, होमवर्क में दिया था। और इसके 4 भाग होते थे, प्रमोटर होता था, इंस्ट्रक्शन जीन होता था, टर्मिनेटर होता था, सॉरी 3 भाग होते थे, है ना। प्रमोटर, उन्नायक, सक्सेशन जीन और समापक। याद है, उन्नायक वो प्लेस होता था, प्रमोटर वो स्थान होता था, डीएनए का ऐसा हिस्सा होता है जहां पर आरएनए सॉरी यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, उसको अपन क्या कहेंगे, प्रमोटर कहेंगे। और जहां पर आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाता है उसको टर्मिनेटर कहते थे। जहां से बनना प्रारंभ हो रहा है डीएनए, आरएनए बनना प्रारंभ होता है उसको क्या कह रहे हैं, प्रमोटर। और आरएनए खत्म हो जाता है, नहीं बनता आगे, उसको टर्मिनेटर कह रहे हैं। और संरचना तो जीन वो हिस्सा होता है डीएनए का जिसको अपन को आरएनए में कन्वर्ट कराना होता है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट अनुलेखन इकाई का। अब जानते थे कि हमारे अंदर मैंने आपको बताया था, देखो अब इसमें 3 स्टेप थी, आपको याद है। मुख्य एंजाइम, आरएनए बनाने के लिए मुख्य एंजाइम कौन सा, आरएनए। तो एक था इनिशिएशन, आरंभक, पहले बन रहा था, जुड़ेगा, अब वहां से बनना चालू हो जाएगा वो। बस अंतर मैंने आपको बताया था, इसमें थायमिन नहीं होगा, थायमिन की जगह पे क्या होगा, यूरेसिल होगा। ये आप अच्छे से जान सकते हैं। डीएनए और आरएनए में आपको डीएनए का सीक्वेंस दिया हो और आपसे कहे कि इसमें आरएनए बनेगा तो कैसे बनेगा, तो उसमें ऊपर एडेन लिखा होगा, तो इसमें एडेन के सामने क्या आएगा, यू आएगा, थायमिन नहीं आएगा, क्योंकि क्या है बोलो, ये आरएनए। तो आपने देखा इस तरह से बनता जाएगा, इनिशिएशन हो जाएगा, आरंभक हो जाएगा, फिर उसका एलोंगेशन होगा, दीर्घीकरण होगा। आपकी किताब में डायग्राम दिया है, पेज टर्न करके आप देखोगे, दीर्घीकरण। और उसके बाद क्या दिया, समापन। आरंभक पर आप जानते हैं इनिशिएटर फैक्टर कह रहे थे, आरंभक कारक किसको कह रहे थे, आरंभक कारक सिग्मा फैक्टर को कह रहे थे। और रो फैक्टर कहां होता है, समापक पर होता है, इसको समापक कारक कह रहे थे। ये बात समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर। और आपने देखा था कि जो आरएनए बन रहा है ना हमारा, वो अब बन गया, अलग हो जाएगा, लेकिन वो आरएनए अभी अपरिपक्व आरएनए है, एचएनआरएनए कहते हैं उसको, हेटेरोजीनस आरएनए कहते हैं। ऐसे आरएनए को हम सीधा राइबोसोम के पास नहीं भेज सकते, इसको प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ेगा। और प्रोसेसिंग में 3 स्टेप थी, याद है, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। स्प्लाइसिंग में क्या कर रहे थे, इंट्रॉन को हटा रहे थे। इंट्रॉन को हटाना क्या कहलाता है भाई, स्प्लाइसिंग, क्लियर। और इसके 5th एंड पर मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जोड़ना क्या कहलाता है, कैपिंग। और पॉली एडिनाइलेशन करना 3rd एंड पर वो क्या कहलाता है, टेलिंग। अब ये आपने प्रोसेसिंग कर दिया है, अब ये बन जाएगा क्या, मैच्योर आरएनए। क्या बन जाएगा बोलिए, ये मैच्योर आरएनए बन चुका है। मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर 2 टाइप की
हमारे अंदर जो होते हैं मोनोसिस्टोनिक जीन होते हैं। मोनोसिस्टोनिक जीन का मींस मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जीनों के लिए एक प्रमोटर होता है और एक ही टर्मिनेटर होता है। इसको कहते हैं मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोटिक के अंदर, पॉलीसिस्टोनिक उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी उल्टा बोल दिया है। आप जानते हैं मोनोसिस्टोनिक में ये था कि प्रत्येक जीन के लिए, जैसे एक जीन है उसके लिए एक प्रमोटर है और एक टर्मिनेटर है। क्लियर? हर जीन के लिए एक प्रमोटर और एक टर्मिनेटर होगा, जबकि पॉलीसिस्टोनिक में बहुत सारे जीनों के लिए केवल एक ही प्रमोटर है और एक ही टर्मिनेटर, एक से काम चला रहे हैं, है ना। एक आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल कम डेवलप्ड सेल है, तो प्रोकैरियोटिक पी फॉर प्रोकैरियोटिक और पी फॉर पॉलीसिस्टोनिक। तो पॉलीसिस्टोनिक किसमें मिलता है? प्रोकैरियोटिक में, मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोटिक में। सारी बातें क्लियर? चलिए, इसके बाद हमने बात की थी, तो ये आपने देखा, ये हमने बात की। अब जो कंप्लीट हो गया, आप जानते हैं कि आरएनए बन गया। आरएनए मैंने आपको बताया था, हमारे अंदर आरएनए 3 प्रकार के होते थे और तीनों प्रकार के आरएनए के 3 प्रकार के एंजाइम भी होते थे, जबकि बैक्टीरिया के अंदर तीनों प्रकार के आरएनए केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज से बन रहे थे। हमारे अंदर टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। आप जानते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनाएगा क्या? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए बनाएगा और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एमआरएनए बनाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने लगाया था स्पेशली नीट के लिए। क्लियर? यहां तक बात हो गई थी। इसके बाद हमने बात की थी कि अब ए परिपक्व तो हो गया, मैच्योर। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपरिपक्व आरएनए को जो बना है ना डायरेक्ट, यानी कि एचएनआरएनए कह रहे थे, हेटेरोजीनस आरएनए कह रहे थे, उसको परिपक्व आरएनए एमआरएनए में बनाने के लिए 3 स्टेप बताए थे। स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। स्प्लाइसिंग आप जानते हैं ना, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, इंट्रॉन को हटाना, और जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन को जोड़ देना, क्योंकि काम का एक्सॉन है, बिना काम का इंट्रॉन है, तो बिना काम के को क्या कर देना, इस पर कुछ भी नहीं लिखा, उसको हटा रहे हैं ना। ओके, तो इस तरह से स्प्लाइसिंग क्या होती है, मैंने सारी बातें आपको डेफिनेशन लगाई है। अब आप जानते हैं कि एक आरएनए आ जाएगा, ये परिपक्व हो चुका है, और आप जानते हैं इस पर होते हैं कोड। कोड आप जानते हैं, जेनेटिक कोड। जॉर्ज गेमो ने बताया था, देयर आर टोटल कितने कोड होते हैं? 64 कोड होते हैं। काम के कितने होते हैं? 61 होते हैं। जो काम की नहीं है 3, उनको क्या कहते थे? स्टॉप कोडन। स्टॉप कोडन कौन कौन से थे? ए ए यू ए जी यू जी, दीज आर द स्टॉप कोडन, क्योंकि ये किसी भी प्रकार का अमीनो एसिड्स नहीं बनाते हैं। कोड आप जानते हैं बेस ट्रिपलेट होते हैं, कोड आर प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए। कोड कहां प्रेजेंट होते हैं? एमआरएनए में प्रेजेंट होते हैं, बताया था। और कोड जो होते हैं वो डिजेनरेटिव होते हैं, मतलब विशिष्ट होते हैं। कोड आप जानते हैं कि यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल मतलब सभी के अंदर, जो कोड मेरे अंदर अमीनो एसिड बन रहा होगा वो सभी के अंदर बनेगा, है ना। तो यूनिवर्सल होते हैं, कॉमनलेस होते हैं, कंटीन्यूअस पढ़े जाते हैं, आपको बताया था। हाँ, और इनिशिएटर कोडन कौन सा था? आरंभक कारक एयूजी, अलग से करेक्ट बन एयूजी। और एक किसको कोड करता है? मिथियोनिन को कोड करेगा, है ना। यू 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 एक किसको कोड करेगा? एलन को कोड करेगा। ये दिमाग में सेट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्लियर? और एक टोटल कोड थे एक साइड को कितने अमीनो हम लोग बनाते हैं? 20 अमीनो। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई थी। तो आपने ये देखा था कि हमने देखा था कोड, बात कर रही थी कोडों के बारे में, और ये सारी बातें क्लियर हो गई थी। इसके बाद हम बात करेंगे कि परिपक्व जो एमआरएनए था, अब ये कहां पहुंचेगा? ये पहुंचेगा, बोलो, टीआरएनए के, सॉरी, हां, ये राइबोसोम के पास पहुंचेगा। राइबोसोम की 2 इकाइयां थी, एक छोटी इकाई और एक बड़ी इकाई। छोटी जो होती थी, आप जानते हैं हम यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर 80s राइबोसोम होते हैं, लार्ज यूनिट 60s होती है और छोटी वाली 40s होती है। तो सबसे पहले छोटी यूनिट से जुड़ेगी और इस आरएनए को, एमआरएनए को अपने अंदर फंसा लेती है, जोड़ अटैच हो जाती है, और अब आएगा टीआरएनए। टीआरएनए पर आप जानते हैं एंटीकोडन होते हैं। टीआरएनए की 2 भुजाएं होती थी, एक आप जानते हैं अमाइनो एक्सेप्टर थी, अमाइनो अम्ल को ग्राही, और दूसरी एंटीकोडन होती थी। एंटीकोडन कहां होते हैं भाई? टीआरएनए में प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था। जैसे आपको यू है तो इसका एंटीकोडन क्या हो जाएगा? यू है तो क्या हो जाएगा? ए। आपको क्वेश्चन आया था ये, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कोड आपको दिया है और यदि इसका एंटीकोडन पूछा जाएगा तो क्या बना सकते हो? फर्स्ट एंटीकोडन यूएसी होता था, याद है ना आपको? फर्स्ट एंटीकोडन यूएसी, क्योंकि फर्स्ट कोड क्या था? एयूजी। इसका अपन एंटीकोडन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हां, तो ये क्लियर। अब होगा क्या कि जो अमीनो एसिड होते हैं ना, सुनो, टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं, और 20 अमीनो एसिड हमारे लिए जितनी भी हमारी प्रोटीन बन रही है सबके लिए जरूरी है, यानी कि सभी प्रोटीन हमारे अंदर 20 अमीनो एसिड से बन जाती हैं। और आप जानते हैं 20 अमीनो एसिड के लिए 20 ही क्या चाहिए? टीआरएनए चाहिए। 20 अमीनो एसिड के लिए कितने टीआरएनए होते हैं? 20, और वे विशिष्ट होते हैं।
और ये जो टीआरएनए है वो अपने साथ किसको पकड़ के ला रहा है, अमीनो एसिड को, और एक किसके अनुसार अमीनो एसिड को देगा, इसको राइबोसोम को यहाँ पर, तो आप जानते हैं वो देगा कोड के अनुसार। कोड क्या है, कोड और एंटी कोडन दोनों मैच करेंगे तो अपने अमीनो एसिड को दे देगा, और अमीनो एसिड आपस में आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, और अमीनो एसिड आपस में किसके थ्रू जुड़ेंगे, वो लोग पॉलीपेप्टाइड बंध, किस कौन से बंध, पेप्टाइड बंध बन रहा था इनके बीच में, अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बंध बन रहा था, पेप्टाइड, और इस तरह से लंबी श्रृंखला बन जाएगी, इसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। इस तरह से आपने देखा प्रोटीन बन जाती है। बताया था आपको इतनी सारी बातें, क्लियर? हाँ, इसके बाद आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर हम जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ना, डीएनए से आरएनए बनना, ओके, इसके बाद आपने देखा आरएनए बन गया, प्रोटीन बन गई। अब आपने देखा कि इसका नियंत्रण कैसे करें, है ना, इसको ट्रांसक्रिप्शन को हम कैसे रोकें, तो इसको नियंत्रण की आप जानते हैं यूकेरियोटिक के अंदर, हमारे अंदर कितनी विधियां थी, चार, हम चार जगह पर रोक सकते हैं इस प्रोटीन बनने को, क्लियर? जीन रेगुलेशन बोल रहे थे ना इसको, जीन रेगुलेशन, हम चार जगह पर जीन का नियंत्रण कर सकते हैं। जीन रेगुलेशन टॉपिक था अपना नेक्स्ट, तो हम चार जगह पर आप जानते हैं, नंबर 1 ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसक्रिप्शन लेवल का मतलब ये था क्या मतलब ले दो, डीएनए से आरएनए बनने दो। दूसरा प्रोसेसिंग मत होने दो, प्रोसेसिंग नहीं होगी तो आ नहीं पाएगा और प्रोटीन बन नहीं पाएगी, है ना। ट्रांसपोर्ट लेवल, उसको जो न्यूक्लियस था ना, न्यूक्लियस की पोर होते थे, छिद्र होते थे, उनको बंद कर दो तो बाहर नहीं आ पाएगा, और बाहर आ भी गया तो उससे प्रोटीन मत बनने दो, यानी 4 जगह पर। जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर 2 लेवल थे, आप जानते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। कौन-कौन मिसिंग है इसके अंदर, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ओके। तो ये सारी बात हमने डिस्कस कर ली है। इसके बाद हमने बात की थी भाई क्या, लैक ऑफ एरर। देखिए लैक ऑफ एरर मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर भी हम सब सिंगल सेल से बने, हम सब किससे बने बताइए आप, एक कोशिका से बने, एक सिंगल सेल से। हम कभी ना कभी सिंगल सेल के थे, जाइगोट थे, और उसमें हुआ समसूत्री विभाजन, और इससे आज हमारे पास अरबों खरबों की सेल बनी है। इसका मीन समसूत्री विभाजन हो रहा है, और समसूत्री विभाजन से समान कोशिका बनती है, एक जैसी एग्जैक्टली सेम ही बनती है। तो हम भाई इतने सारे, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सभी सेल के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो समान है। आपके अंदर हार्ट के अंदर जो जीन है, हृदय के अंदर जीन है, वो आपकी किडनी के अंदर भी है, आपकी किडनी के अंदर जीन है, वो आपकी आंख के अंदर भी है, क्योंकि हम सब एक ही सेल से तो बने। तो पर कैसे नियंत्रण हो रहा है, फिर हम अलग-अलग कैसे, आंख का काम अलग है, किडनी का काम अलग है, हृदय का काम अलग है। जीन तो है, मैंने आपको बताया था, आपके हृदय के अंदर किडनी वाले जीन है, आपके हृदय के अंदर आंख वाले जीन है, कान वाले जीन है, सभी जीन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर काम केवल हार्ट से संबंधित ही कर रहे हैं, बाकी बंद है। आपकी आंख के अंदर भी हृदय वाले जीन है, किडनी वाले जीन है, फेफड़े वाले जीन है, लंग्स वाले जीन है, लेकिन यहाँ पर काम कौन से कर रहे हैं, केवल आंख से रिलेटेड वाले ही काम कर रहे हैं। जैसे घर होता है, घर के अंदर लाइट लगी होती है, आप जिस रूम में जाते हो उस रूम की लाइट ऑन कर लेते हो, बाकी ऑफ रहती है, लाइट तो सब में पहुंच रही है ना, सप्लाई तो, वैसे ही हमारे अंदर होगा। तो कैसे इनका लैक ऑफ एरर की बात करेंगे, इन्होंने एग्जांपल समझाया भाई, ये जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया मतलब उसको अपन खाने के लिए कौन सा माध्यम है, देखो जो अपने यदि उसको खाने के लिए जनरली ग्लूकोज देंगे तो उसको ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम बनेंगे, और उसको अपन लैक्टोज देंगे तो लैक्टोज को पचाने वाले, डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम बनेंगे, ग्लूकोज वाले नहीं बनेंगे। तो मतलब वो क्या खा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर एंजाइम बनना चालू हो जाते हैं, जो नहीं खाएगा वो बंद हो जाते हैं। लैक का मतलब मैंने आपको बताया था, लैक्टोज होता है, ऑपरेंट का मतलब जीनों का समूह था। तो आप जानते हैं यहाँ पर एक डीएनए था, ZY, उस पे 3 जीन थे, और एक उसका ऑपरेटर था, उसका प्रमोटर है, क्लियर, और एक आई जीन था, और उसका भी एक क्या होता है, प्रमोटर होता है, क्लियर, ये बताया। अब जो आई जीन था, आई आप जानते हैं यहाँ पर इनहिबिटिंग है, और आई का मतलब, अब मैं बात कर रहा हूँ इन अब्सेंस ऑफ लैक्टोज, यानी कि इंड्यूसर की अब्सेंस में, प्रेरक की अनुपस्थिति में, मतलब माध्यम में क्या नहीं है, लैक्टोज नहीं है। अब लैक्टोज नहीं है तो लैक्टोज पचाने वाले एंजाइम बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। तो अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं, अब्सेंस की बात कर रहे हैं। तो आई जीन है ना, आई जीन क्या करेगा, दमनकारी एमआरएनए बनाएगा, इनहिबिटरी एमआरएनए बनाएगा, रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, और रिप्रेसर एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, ऑपरेटर से जाके जुड़ जाएगी, और ऑपरेटर को ढक देती है। ऑपरेटर के पास में कौन है, प्रमोटर। ऑपरेटर ढकता है तो कौन ढक जाएगा, प्रमोटर। मैंने आपको बताया था कि मेरा पड़ोसी यदि कोई ट्रक लेके आ गया तो मेरा दरवाजा भी क्या हो जाएगा, बंद। तो ऑपरेटर को ढका तो ऑपरेटर के साथ साथ में वही प्रमोटर है, वो भी ढक जाएगा। अब प्रमोटर पर कौन नहीं जुड़ पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज, जो कि मेन एंजाइम है वही आरएनए बनाने के लिए। आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा तो बताओ आरएनए बन पाएगा क्या, जो ZY 3 जीन थे एक आरएनए में कन्वर्ट हो पाएंगे, एमआरएनए में कन्वर्ट हो पाएंगे क्या, नहीं। तो क्या एंजाइम बनेंगे, नहीं।
क्लियर, क्योंकि माध्यम में है ही नहीं, लैक्टोज तो नहीं बनेंगे। अब प्रीसेंस में क्या होगा, प्रीसेंस में होगा कि जो आई जीन था ना वो दमनकारी एमआरएनए बनाएगा, दमनकारी एमआरएनए को यहाँ पर इंड्यूसर है, इस बार प्रेरक आया, प्रेरक ने उसको यहीं पकड़ लिया, दमनकारी एमआरएनए दमनकारी प्रोटीन बनाया, उसको यहीं पकड़ लिया। अब वो कहां नहीं जा पाया, ऑपरेटर पे नहीं जा पाया, प्रमोटर भी नहीं ढक पाया, तो प्रमोटर पे कौन जुड़ेगा, आरएनए पर जुड़ेगा। तो जो 3 जीन थे जेड वाई वो कॉपी हो पाएंगे, क्लियर, कॉपी हो पाएंगे मींस वो एमआरएनए में कन्वर्ट हो पाएंगे और वो एंजाइम इस बार बना पाएंगे। जेड वाला जीन हम जानते हैं क्या बनाता है, बीटा गैलाक्टोसाइडेज, वाई वाला क्या बनाता है, परमेज, ए वाला क्या बनाता है, ट्रांसएक्टिव। जेड क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो हमने अच्छे से डायग्राम आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, और एब्सेंस में, प्रेजेंस में सारी बातें बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है लेकिन हमको सिंपल लगना चाहिए और लगेगा, ओके लगता है। इसके बाद हमने क्या बताया आपको, बोलो, HGP इवन जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए आप जानते हैं इवन जीनोम प्रोजेक्ट एक इसको अपन मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि हमारे अंदर जितने भी जीन हैं उनका पता लगाना है कि कौन सा जीन कहाँ है और कौन कौन से काम कर रहा है। इसके लिए बहुत बड़ी अपन कह सकते हैं योजना स्टार्ट हुई जिसको अपन HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसे मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। क्यों, आपके लिए क्वेश्चन आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट क्योंकि आप जानते हैं ये 1990 से प्रारंभ हुई थी और 2003 में कंप्लीट हुई। इट मींस इसमें 13 ईयर का समय लगा, कितना, 13 वर्ष का समय। और आपने देखा इसमें बहुत सारे देशों ने, यूएसए ने, आप जानते हैं वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूएसए, बहुत सारे अलग अलग कंट्रियों ने इसमें, जर्मनी में, फ्रांस ने, अलग अलग जगह से इसमें कंट्रीब्यूशन आया और बहुत सारा पैसा, आप जानते हैं 9 बिलियन यूएस डॉलर, इतना पैसा बहुत सारी कंट्री की इतनी पूरी जीडीपी नहीं है, 9 बिलियन यूएस डॉलर पैसा खर्च हुआ था। और एक बेस को पढ़ने में, एक चार को पढ़ने में कितना पैसा लग रहा था, 3 अमेरिकी डॉलर, याद है, 3 यूएस डॉलर पैसा खर्च हो रहा था एक को पढ़ने में। टोटल खर्चा आया 9 बिलियन, और हमारे पास कितने होते हैं, 6.6 × 10⁹, तो एक का खर्चा मालूम है और आपको टोटल बेस क्या है, तो इनको पढ़ने में टोटल इतना। अब इतना पैसा लगाया, इतना समय दिया, बहुत सारे साइंटिस्ट कलेक्ट हुए, इतना मेहनत की, तो हमको मिला क्या, मिला वो भी इतना मिला। आप जानते हैं कि एक किताब के अंदर 1000 पेज हो और प्रत्येक पेज पर 1000 शब्द लिखे जाए, तो ऐसी 3300 किताबों की जरूरत पड़ेगी। इतनी सारी जानकारियां, 3300 किताबें, आप समझ रहे हैं, एक हॉल भर जाएगा, तो 3300 किताबों की जरूरत पड़ेगी, इतनी इंफॉर्मेशन। अब इतनी इंफॉर्मेशन को कैसे आ सके, तो हमने एक बड़े हाई स्पीड कंप्यूटर की नीड हुई, इसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कह रहे थे। आप जानते हैं एक अलग ही ब्रांच है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो आंकड़ों का संग्रह करती है, एनालिसिस करती है, रिकॉल करती है। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लिखाई थी, याद कराया था, ओके, याद है आपको, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यहाँ तक बात हो गई थी, इसके आपने उद्देश्य देखे थे। आप जानते हैं हमारे अंदर सबसे बड़ा जीन कौन सा है, डिस्ट्रोफिन, क्लियर। आप जानते हैं कि गुणसूत्र नंबर 1, गुणसूत्र फर्स्ट पर कितने जीन होते थे, गुणसूत्र फर्स्ट पर 2968, याद है, हाँ 2968, और ये 2006 में इसकी स्टडी कंप्लीट हो पाई थी, याद रखना, क्लियर। इसकी स्टडी बाद में क्योंकि सबसे ज्यादा जीन थी इस पर, 2968 क्रोमोसोम फर्स्ट कह रहे थे इसको, हाँ, और सबसे कम किसमें होते हैं, बाय पर कितने होते थे, 231, क्लियर। डिस्ट्रोफिन लार्जेस्ट जीन था। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में हमने जान लिए, लक्ष्य जान लिए थे, हाँ। मैंने यहाँ पर एक ELSI भी बताया था, इथिकल लीगल सोशल इशू, है ना, इससे कुछ जो ऐसे इशू आ रहे थे उनको एड्रेस करना था, इसका पर्पस था। ELSI का पूरा नाम आप याद रखेंगे, ओके। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो हो गया था, इसके बाद क्या पढ़ा था, क्लियर, हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने आपको बताया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक होती है, तुरंत ऐसी क्विक रैपिड मैकेनिज्म होती है जिसके अपन किसी 2 पर्सन के व्यक्ति के डीएनए को अपन एनालिसिस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। देखिए अपन यदि पूरा का पूरा डीएनए मिलाएंगे 2 पर्सन का, तो बहुत समय लगेगा, 13 वर्ष लगेंगे, इतना पैसा खर्च लगेंगे। तो हमको इतना पैसा और इतना समय हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करें, हमारे पास कुछ ऐसा तरीका हो जिससे 2 व्यक्ति के डीएनए पर जल्दी से जल्दी कम समय में मिला सकें। तो उसके लिए एक विधि है जिसको अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कह रहे थे, डीएनए अंगुली छापी कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे अपन, मैंने आपको बताया था, जो अपराधी होता है, कई बार आप जानते हैं जो क्रिमिनल होता है, अब क्रिमिनल हमेशा ये तो होगा नहीं कि कोई क्राइम करके आए और आपको बता दे कि मैं क्रिमिनल, मुझे पकड़ लो, पुलिस से ऐसा बोले, नहीं, वो छुपाएगा अपने आप को, तो झूठ बोलता है, बट हमारा डीएनए झूठ नहीं बोलता, क्लियर। उससे हम वास्तविक अपराधी को पकड़ सकते हैं।
क्लियर, वास्तविक जो क्रिमिनल है और जो व्यक्ति क्रिमिनल नहीं है कभी कभी उसको फंसा दिया जाता है, ऐसे लोगों को भी न्याय इससे मिलता है। क्लियर, तो आपने देखा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक की सहायता से जो बहुत सारे पेरेंटल डिस्प्यूट, आप जानते हैं पेरेंटल विवाद होते हैं, कभी कभी कोई बच्चा है उस पर दो पेरेंट्स आकर के अपना राइट बता रहे होते हैं कि बच्चा मेरा है, वो मेरा है, तो ऐसे मामलों में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से अपन सही जो उसका पेरेंट कौन है और ऐसे विवादों को सुलझाया जाता है। आपने देखा था कि हमारे अंदर डीएनए होता है और इस डीएनए से क्राइम सीन जो होता है, क्राइम जो स्पॉट है, घटना स्थल जो है, उससे अपन कोई भी अपन को एविडेंस मिल जाता है, स्किन मिल गया, हेयर फॉलिकल्स मिल गया, सलाइवा मिल गया, लार मिल जाती है, ब्लड मिल गया, तो उसको जो आप जानते हैं जो जो टीम होती है, क्लियर फॉरेंसिक टीम होती है, वो उसको सील कर देती है और वहां से वो एविडेंस जुटाती है, उससे डीएनए निकालती है। और मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर जो डीएनए होता था उसमें दो पार्ट होते थे, कोडिंग और नॉन कोडिंग। क्लियर, कोडिंग वो था जो आप जानते हैं कोडिंग वो हिस्सा था जो इस पे इंफॉर्मेशन होती थी और नॉन कोडिंग वो था जो इस पे इंफॉर्मेशन नहीं होती है। क्लियर, नॉन कोडिंग वो था जिस पर इंफॉर्मेशन मतलब जो इस पर कुछ भी लिखा नहीं है और जो प्रोटीन नहीं बनाता है उसको अपन क्या कह रहे थे, नॉन कोडिंग। कोडिंग मींस जो प्रोटीन बनाता है, एक्सप्रेस कर रहा था। तो नॉन कोडिंग आपने देखा था, नॉन कोडिंग को अपन जनरली इसमें पहचानते हैं, क्यों? क्योंकि नॉन कोडिंग कोई प्रोटीन नहीं बनाता, ये कलेक्ट होता रहता है। यदि कोई म्यूटेशन हुआ तो कोडिंग वाले से तो प्रोटीन बनेगी और पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो नॉन कोडिंग में म्यूटेशन होता है तो उसमें कलेक्ट होते रहते हैं। मींस मैं ये कह रहा हूं कि इसमें ज्यादा वेरिएशन मिलेंगे नॉन कोडिंग में। इसको अपन पॉलीमॉर्फिज्म कह रहे थे, मैंने आपको बताया था, जेनेटिक लेवल वेरिएशंस। याद है ना आपको, ब्रैकेट में डेफिनेशन लिखी थी पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लिखी थी, याद है? तो जेनेटिक लेवल वेरिएशन को कह रहे हैं जो म्यूटेशन आते हैं वो यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं नॉन कोडिंग में, और नॉन कोडिंग में इकट्ठे होते चल रहे हैं। और आप जानते हैं नॉन कोडिंग का एग्जांपल क्या था, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स। आप जानते हैं VNTR की टाइप की कोडिंग, आप जानते हैं VNTR की टाइप के थे ना, कौन से? एक था मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। सॉरी, जो नॉन कोडिंग का एग्जांपल सैटेलाइट ये नहीं, और सैटेलाइट भी आपने देखा था, इसके अंदर आपको कुछ सीक्वेंस मिलते हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं, उनको अपन VNTR कह रहे हैं। और ये दो टाइप के थे, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। ये कुछ पार्ट होते हैं, कुछ अपन कह सकते हैं बेस होते हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं, है ना? जैसे मिनी में आप जानते हैं G सीरीज होता है और ये A सीरीज होता है, तो ये बार-बार रिपीट होते हैं और ये अलग-अलग क्रोमोसोम पर अलग-अलग होते हैं। तो इन्हीं रिपीट्स को हम पहचान करके पता लगा रहे थे, क्लियर, और आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये जो एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारे अंदर डिफरेंट होता है, हर पर्सन के अंदर डिफरेंट है। कुछ ना कुछ मैंने आपको बताया था, 99.9% हम सबका डीएनए समान है, लेकिन 0.1% डिफरेंस है, उसी को उन्हीं डिफरेंस को हम पहचानते हैं। जहां पर ज्यादा डिफरेंस मिल रहा है उसी को तुरंत पहचान लेंगे और अपराधी को पकड़ लेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक के बारे में एलेक्स जेफरी ने बताया था। VNTR का पूरा नाम वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स। तो ये इसका पर्पस बता दिया मैंने आपको, उस टाइम पे डिटेल में सारी बातें एक्सप्लेन की हैं हमने, है ना? तो ये मैंने ट्राई किया है कि आपको पूरा चैप्टर को रिवाइज करा दिया जाए, और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को इसमें डर लगता है, और नीट और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए मैंने आपको बताया था, आपके स्कूल के लिए भी, कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप 100% इसको देखोगे तो आपको फायदा मिलेगा, क्लियर, और सुना है तो आपको फायदा मिल रहा होगा। ओके, चलिए।